आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके लिए एक नए विषय की शुरुआत की जा रही है और पूरे विषय को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। और जितने भी प्रश्न बनते होंगे एग्जाम के अंदर सभी को तसल्ली बख्श करेंगे, हम डिटेल में करेंगे और अच्छे से करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि है क्या। तो बात करते हैं हम जो आज सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका नाम है इतिहास। क्या नाम है? इतिहास। जैसा कि आपको पता होगा इतिहास काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, नाम में ही जान छुपी हुई है इसके। तो इतिहास को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। इतिहास को हम तीन भागों में पढ़ते हैं काफ़ी, जिससे कि हमें आसान लगे। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे हम बोलते हैं तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन, इसे बोलते हैं मिडाइवल, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा रखा गया है आधुनिक भारत का इतिहास। आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ, और एग्जाम में जितना आएगा सभी प्रश्न आपके सॉल्व होंगे, ठीक। तो इतिहास को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत। थोड़ा मैं आपको अंग्रेजी भाषा में थोड़ा लिखता हुआ कम चलूंगा, शब्दों का मीनिंग बताता हुआ अधिक चलूंगा। तो इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, प्राचीन भारत को एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं, मध्यकालीन भारत को मिडाइवल बोलते हैं, जबकि आधुनिक भारत को मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक। इतना आपको पता होना चाहिए। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, अगर इतिहासकारों की दृष्टि से हम देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास को कुछ एक समय निर्धारण के अनुसार रखा गया है, जिसको हम मानते हैं 2500 बीसी। क्या मानते हैं? 2500 बीसी से लेकर 712। 2500 बीसी है ये, और ये क्या है? 712 एडी है, ठीक। देखिए अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम तब से शुरू मानते हैं जब से मानव का उद्भव हुआ है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम की दृष्टि से इसको हम 2500 बीसी देखते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो मानव के उद्भव से है, कि जब से मानव का उद्भव हुआ है तब से इतिहास को रखा गया है। लेकिन फिर भी क्या है, 2500 बीसी रखा गया है, और 712 एडी तक हमने प्राचीन भारत के इतिहास को रखा गया है, जैसा कि इतिहासकारों ने भी इसके बारे में बताया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक है? 712 से लेकर 1707। तो 1707 तक के इतिहास को कहाँ पर रखा गया है? इसके पीछे एडी आएगा। देखिए एडी और बीसी क्या है मैं बता दूंगा आपको, ठीक। ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो 712 से लेकर 1707 तक के इतिहास को मध्यकालीन भारत के अंतर्गत रखा गया है, जबकि आधुनिक भारत के इतिहास को 1707 से लेकर 1947 1947 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। 17 1707 से लेकर 1947 तक, ठीक। तो आपको ध्यान रखना। देखिए आधुनिक भारत को आधुनिक कहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक का मतलब थोड़ा कुछ अलग होता है। इसे हम ब्रिटिश भारत का इतिहास के ब्रिटिश भारत कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधुनिक तो अलग चीज़ होती है। आधुनिक में व्यक्ति के अधिकारों की बात होती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि व्यक्ति के अधिकारों की बात हो सके। समझने के लिए, सुनने के लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये इतिहास के अंतर्गत इसके तीन अंग हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के अंतर्गत से लेकर, उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आधुनिक भारत की बात करेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, जल्दबाजी शैतान की होती है, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे से पढ़ना है, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो देखने को मिलता है, तो उसका नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है?
सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसे कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता इसे कहा जाता है। पहले टॉपिक को सिंधु घाटी सभ्यता, ये सबसे पहला टॉपिक है और काफी प्रश्न इससे देखने को मिलते हैं। एक पाषाण काल भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलता है, बहुत कम प्रश्न है, उसे हम इसी में देख लेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी इसका काल निर्धारण रखा गया है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी है। पहले बीसी और एडी में अंतर समझ लेते हैं, बीसी क्या है और एडी क्या है, काफी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, पहले देखते हैं कि बीसी और एडी क्या चीज है। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्तमान में 2022 चल रहा है, वर्तमान में 2022 है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि 2500 बीसी है, 2500 बीसी है। आपको पता होगा कि भारत के अंदर कोई महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इस प्रकार के जो महीने हैं ये अंग्रेजी महीना है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन संवत बोलते हैं या ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। जैसा कि आप जनवरी या फरवरी इस प्रकार से आप महीनों की शुरुआत करते हैं, तो ये अंग्रेजों की देन है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज से 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले ईसाई धर्म के प्रवर्तक, आज से 2000 साल पहले ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके जन्म को आधार मान करके, उनके जन्म को आधार मान करके समय का विभाजन कर दिया और कह दिया गया कि ईसा मसीह के जन्म का जो बाद का समय है, बाद का जो समय है उसे क्या कहा जाएगा? उसे एडी कहा जाएगा, मतलब ईसवी कहा जाएगा। वर्तमान में आप क्या बोलते हो कि फलाना ईसवी चल रहा है, 2022 ईसवी चल रहा है। ठीक है, और ये एडी का है क्या मतलब? एडी का मतलब है एनो डोमिनी। क्या मतलब है? एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है एडी, एनो डोमिनी, पेपर में पूछ भी लेता है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे एडी कहा गया है, उसे ईसवी कहा गया है। जबकि ईसा मसीह के पहले के समय को क्या कहा गया है? उसे बीसी कहा गया है, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब ऐसा समय जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बीसी बोलते हैं। और बीसी को ही क्या कहा गया है हिंदी में? ईसा पूर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? जैसा कि देखिए शब्द में ही पता लग रहा है, ईसा और पूर्व मतलब पहले, ईसा के पहले का समय बीसी कहा गया है। ठीक है, तो बीसी और एडी में मोटा मोटा बात इतनी है। ठीक है, तो बीसी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है। आजकल नई एनसीईआरटी में बीसी की जगह एक नया शब्द निकल के आया, उसे बोलते हैं बीसीई। क्या है? बीसीई। इसे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन, एक एग्जाम हुआ था उसमें बीसीई में से सी का मतलब क्या है पूछा गया था कि इसमें सी का मतलब बताइए। सी का मतलब है कॉमन। तो एडी का क्या रखा गया है वर्तमान नई एनसीईआरटी में? तो सीई रखा गया है। क्या रखा गया है? सी। इसका मतलब है कॉमन एरा। बट सिंपल सी बात है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय बीसी है और जन्म के बाद का समय एडी है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि एक एग्जाम्पल और देता हूँ, बड़ा आसान सा है। जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कि विक्रम संवत की शुरुआत, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि, और ये बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आप तुरंत आंसर लगाते हो, क्या है? 57 बीसी है। तो क्या है? 57 बीसी बताते हो आप। तो 57 बीसी का मतलब है कि ईसा के जन्म से 57 साल पहले
इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछ ले कि अब वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो आपको क्या करना है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है वहीं से आपको उठा लेना है। तो वर्तमान में क्या है, 2022 चल रहा है। 2022 प्लस में कब से स्टार्ट हुआ है, 57 से स्टार्ट हुआ है। तो आप अपने कैलेंडर में घर जाके चेक करना कि क्या चल रहा है। तो 2779 चल रहा है। तो देखा जाए वर्तमान में जो विक्रम संवत का कैलेंडर है वो 2079 है, 2079 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 57 BC से मानी जाती है। एक राजा थे उज्जैन के, उनका नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने एक भारी जनजाति को भारत से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद विक्रमादित्य विक्रम संवत की उनके द्वारा शुरुआत की गई। परमार वंश के राजा थे उज्जैन के अंदर, और आपने सुना होगा एक राजा भोज, तो ये उन्हीं के वंशजों में से एक हैं विक्रम, ठीक है। तो ये उज्जैन के राजा थे। फिर क्वेश्चन पूछता है एक और संवत में ही मैं बात करता हूं, तो उसका नाम है शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। शक संवत की शुरुआत भारतीय इतिहास में कब से मानी जाती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 78 AD, क्या है, 78 AD। तो 78 AD से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो आपसे पूछ रहे कि वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है, तो 78 से उठा के लग देना है 2022 में। तो 2022 में से 78 घटा देंगे तो आपको बता देना है कौन सा ईयर चल रहा है, निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1944, तो 1944वां ईयर चल रहा है शक संवत का। एक राजा थे कुषाण वंश के, उनका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क जब गद्दी पर बैठते हैं इतिहास के अंदर, कनिष्क राजा जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनके राज्यरोहण की अवधि को, राज्यरोहण के दिन को शक संवत के नाम से जाना गया। तो पूछ लेता है कि विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की है, जबकि शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय पर की गई है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोबारा बता देता हूँ। शक संवत की शुरुआत कब से हुई है, तो आपको बताना 78 मतलब 78 AD। क्वेश्चन पूछे विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई है, तो 57 BC से हुई है। तो बस आपको इतना मोटी सी बात ध्यान रखनी है। एक और छोटी सी बात, आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध का जन्म आपको पता है तो 563 BC में हुआ। जैसा कि कल बुद्ध पूर्णिमा थी, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि महात्मा बुद्ध आज से कितने साल पुराने हैं, कब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला कि जो BC वाला टाइम है वो AD में जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ से उठाना है 563 से लेकर 2022 तक। तो देखा जाए 2022 और 563, 563 कितना हो जाएगा टोटल, तो देखा जाए तो 2585। तो 2585 साल पहले देखा जाए, आज से इतने वर्ष पुराने हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2600 साल पहले हुआ था। तो आपको अब इतना बात पता लग गई होगी, अगर BC में पूछे तो ऐड कर देना है, AD में पूछे तो घटा देना है, जहां से शुरू होगा वहीं से एरो उठा करके रख देना है। एक और चीज आपसे पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, आप पता होगा कि महावीर स्वामी जैनों के 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में हुआ है। बहुत से बच्चे कह रहे हो सर आपने 599 क्यों लिख दिया, किताब में तो 540 लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 599 ही है। जो अच्छी किताबें हैं, तो इतिहासकार हैं, उन्होंने महावीर जैन का जन्म 599 BC बताया है, जबकि एक बहुत सी किताबों में 540 लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सर क्या लगाना है, तो आपको 599 ही लगाना है। अगर 599 ऑप्शन में ना हो तो 540 लगा देना है, पर जो एग्जैक्ट है वो 599 है। तो देखा जाए महावीर स्वामी आज से कितने साल पुराने हैं, कितने वर्ष पहले जन्म हुआ, तो इसको इसमें आपको ऐड कर देना है। तो देखा जाए तो इनका जन्म भी महात्मा बुद्ध के समकालीन ही है। तो आप समझ गए होंगे BC का मतलब क्या है, AD का मतलब क्या है। वही बात सिंधु घाटी सभ्यता की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी हो गई, तो 2500 BC है। तो 2500 BC को प्लस कर देंगे, 2500 BC को प्लस कर देंगे 2022 में, तो देखा जाए मोटा मोटा तो 4500 साल पुरानी है सिंधु घाटी की सभ्यता। और जो भारत की सबसे प्राचीनतम, भारत के साथ साथ विश्व की भी सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है।
इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। आद तो मैं ये सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ बहुत बारीकी तरीके से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने हेडिंग डाली थी वहां पर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नामकरण क्यों रखा गया, क्या बात थी। जैसा कि आप जानते हैं सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। जैसा कि वर्तमान के परिवेश में क्या है कि आजकल जो लोग हैं, मानव आवास है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में बस रहा है। मतलब क्या है कि अच्छा घर हो, सामने रोड हो, है ना, अच्छे मॉल्स हो, सड़क अच्छी जा रही हो, मेट्रो सेवा अच्छी हो। देखा जाए तो मानव के आवास के लिए जैसी अच्छी व्यवस्था हो वो वहां पर होनी चाहिए। लेकिन पहले के परिदृश्य में क्या था, पहले के परिदृश्य में ये था कि पहले मानव को पानी की आवश्यकता होती थी। आजकल क्या है कि बटन दबाया, मोटर चालू हो गई, पानी आ गया। पहले इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। लोग पानी के लिए, ईंधन के लिए जंगलों में रहा करते थे, और वो जंगल नदियों के किनारे रहा करते थे। इसलिए पहले की सभ्यताएं नदियों के किनारे रहा करती थी। इसमें मुख्य है सिंधु घाटी की सभ्यता, और नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। घाटी का मतलब क्या होता है, घाटी का मतलब होता है वैली। घाटी कोई ज्यादा बड़ा शब्द नहीं है। घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच समतल सपाट रास्ता या समतल मैदान, घाटी कहलाता है। जैसे कि आप डेली सुनते होंगे कि कश्मीर घाटी में डेली आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी गतिविधि होती रहती है। तो जो कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है वो बिल्कुल समतल मैदान है, बस दोनों तरफ पहाड़ है, उसके हिसाब से घाटी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। आगे देखते हैं तो इससे चीजें निकल के आती हैं। पूछता है कि सिंधु घाटी का विस्तार क्या था। जैसे कि वर्तमान में पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, कितने राज्य हैं। उसी प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कुछ चीजें पूछता है। जैसे क्या पूछेगा, सबसे पहली बात तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या था। जैसे वर्तमान के परिदृश्य में मैं बात करता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो क्या बात करोगे आप, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर बोलना नहीं है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। दक्षिण में कौन सा है, तमिलनाडु है। पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिम में कौन सा है, तो गुजरात है। तो इस प्रकार से आप यही तो बताओगे। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का भी पूछता है कि भैया उत्तर में सबसे स्थान कौन सा था, दक्षिण में कौन सा स्थान था, पूर्व में कौन सा स्थान था, पश्चिम में कौन सा स्थान है। तो उत्तर में बता देना है आपको कि सब सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थान था ना, वो मांडा था। क्या है, जगह का नाम है मांडा। क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान बताइए, तो स्थान का नाम है मांडा। दक्षिण का पूछे, ये क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा, लिखना पड़ेगा मुझे, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। रीजनिंग में पढ़ते हैं आप। तो दक्षिण में कौन सा स्थान है, स्थान का नाम है दैमाबाद। तो सबसे दक्षिणी स्थान है दैमाबाद, जैसा कि भारत के अंतर्गत तमिलनाडु है। पूरब में कौन सा है, तो पूरब में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, पूछता है एग्जाम में। आलमगीरपुर है। पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में था बलूचिस्तान। पश्चिम में कौन सा है, बलूचिस्तान। तो पश्चिम में बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान। तो सभी किसी ना किसी जगह पर होंगे, तो उन जगह का नाम भी देख लेते हैं। जैसे मांडा कहाँ पर था, तो मांडा जम्मू कश्मीर में था। वर्तमान में देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य में मांडा हुआ करता था। वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर में ही है, उस समय जम्मू कश्मीर नहीं था, पहले मांडा था। आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में बात करूं तो वर्तमान का मेरठ जिला, वर्तमान का मेरठ जिले को पहले आलमगीरपुर कहा जाता था। मेरठ आपने सभी ने सुना होगा। दैमाबाद कहाँ पर है, तो दैमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है। बलूचिस्तान पता होगा, जगह स्थान आया तो ये कहाँ पर आ गया, ये पाकिस्तान में था। तो ये 3-4 प्रश्न बन जाते हैं कि सबसे उत्तरी स्थान, दक्षिणी स्थान, पूर्वी स्थान और पश्चिमी स्थान। अब मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी के किनारे से, तो ये शहर जितने भी हैं ये भी किसी ना किसी नदी के किनारे बने होंगे। जैसे कि मांडा किस नदी के किनारे था, अगर मैं नदी का नाम लिखूं मांडा किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम हो जाएगा चिनाब नदी। क्या है, चेनाब या चिनाब नदी जिसे बोलते हैं,
जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा? एक नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी। क्या है? हिंडन नदी। गाजियाबाद भी हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। चेनाब सिंधु की सहायक नदी है, हिंडन यमुना की सहायक नदी है। देमाबाद किस नदी के किनारे हो जाएगा? ये प्रवरा नदी के किनारे हो जाएगा, प्रवरा। अगर प्रवरा क्वेश्चन में ना हो तो क्या लगा देना है? गोदावरी। तो गोदावरी नदी के किनारे, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। बलूचिस्तान किस नदी के किनारे था? दासक नदी के किनारे। और बलूचिस्तान वर्तमान में कहते हैं, उस समय क्या कहते थे बलूचिस्तान को? जैसे देमाबाद को कह रहे हैं, उस समय बोलते थे सुत कांगे डोर। क्या बोलते थे? सुत कांगे डोर। सुत कांगे डोर के नाम से बलूचिस्तान को जाना जाता था। 1 मिनट में बोल देता हूं इन सारी चीजों को, पेपर में कैसे आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है मांडा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, नदी का नाम है चेनाब। ठीक। दक्षिण में बात करते हैं, देमाबाद महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में, वर्तमान में मेरठ बोलते हैं, और नदी का नाम है हिंडन नदी। कांगेडोर पश्चिम में दासक नदी है। बलूचिस्तान शहर का नाम है, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से एक इसका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपोर्टेंट चीज है, और पूछता भी है पेपर में बार बार, चाहे कोई भी सा भी एग्जाम हो आपका, बड़ी समग्रता के साथ चीजों को पूछता है। ठीक। देखते हुए चलते हैं आगे। तो इसका जो क्षेत्रफल है, तो लगभग देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 12,99,000 आता है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण स्थान मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण स्थान मिले हैं, जैसे कि उनके नाम हैं, मैं बता देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हेडिंग है महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से पाए गए हैं? ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नाम हैं, जैसा कि आप जानते हैं। कुछ के नाम लिख देता हूं। जैसे सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला जो मिलता है उसका नाम है हड़प्पा। ठीक। दूसरा कौन सा है? तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। तीसरे का नाम है चनहूदड़ो, इंग्लिश में चंदूहाड़ो बोलते हैं। ठीक। तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है। ठीक। इन सभी से प्रश्न आते हैं अंदर से। इस प्लेस के नाम इनसे क्या मिला है, किसकी खोज कब की गई, ज्यादातर इसी से क्वेश्चन आता है। कौन सा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, कौन सा इससे पुरातात्विक स्थल में चीजें मिली हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है। सबसे इंपोर्टेंट देखा जाए तो कालीबंगा भी यहीं से मिलता है। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। पांचवे की बात करें तो लोथल है, बड़ा इंपोर्टेंट है लोथल भी। तो लोथल से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक। तो लोथल भी है। लोथल के साथ साथ और बात करता हूं मैं, तो बनवाली है। क्या है? बनवाली, या बनावली भी से कह देंगे। तो बनवाली कहते हैं या बनावली कहते हैं। ठीक है। और बात कर लेते हैं दो चारों की। धौलावीरा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। धौलावीरा, धौलावीरा से भी कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। और क्या है? रंगपुर है। हाँ, तो रंगपुर हो गया। रोपण हो गया, इंपोर्टेंट है, रोपण से भी क्वेश्चन आता है देखने को। ठीक। रोपण के साथ साथ 2-4 प्लेस और देख लेते हैं। राखीगढ़ी, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है राखीगढ़ी भी। राखीगढ़ी,
राखी गढ़ी के साथ साथ सुरकोटदा, सुरकोटदा है, सुरकोटड़ा भी बोल देते हैं इसे कभी कभी, ठीक है। कभी क्या बोल देते हैं, शब्द का ही फर्क है, सुरकोटदा कहिए सुरकोटड़ा कहिए, बात एक ही है। अ, सुरकोटदा है, राखी गढ़ी है, रोपड़ है, रंगपुर, धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली और आलमगीरपुर है। ये प्रमुख स्थल है, मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको, आलमगीरपुर है। एक दो प्लेस और देख लेते हैं। तोर्त घोई है, तोर्त घोई, मुंडी गाक, और अन्य बहुत सारे प्लस प्लेस से खोजे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है, तो मैं आपको अधिक से अधिक बताने का प्रयास करूंगा। तो कुछ प्रमुख स्थल हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, बनवाली है, धौलावीरा है, रंगपुर है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है, सुरकोटदा है, आलमगीरपुर है, सोरतगोही और मुंडी गाक है। तो आगे हम बात करते हैं इनसे संबंधित चीजों के बारे में, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे पहला पॉइंट हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा क्या है। देखिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सबसे इंपोर्टेंट प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट प्लेस। तो सिंध हड़प्पा पहला शहर खोजने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, तो कुछ चीजें हैं हड़प्पा के बारे में ही बात करेंगे। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा लिखना पड़ेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था, तो आप क्या बताओगे, तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया शहर था, ठीक। दूसरी बात, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, ठीक है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो उस समय के हेड थे सर जॉन मार्शल, एएसआई के हेड थे ये सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 25 साल के युवक थे एकमात्र, बहुत ही यंग उम्र में सर जॉन मार्शल एएसआई के अध्यक्ष बन गए थे, मात्र 25 साल उनकी उम्र थी। तुर्की में भी, ईरान के अंदर भी ये एएसआई के अंतर्गत काफी काम कर चुके थे पुरातात्विक के अंतर्गत। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर, पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई, इस स्थल की खोज की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा शहर की खोज किसके द्वारा की गई, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। तो आप बताना निर्देशक का नाम क्या है, तो सर जॉन मार्शल है। सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा है, हड़प्पा है। ये सब बातें हड़प्पा के बारे में हो रही हैं। तीसरी बात, इसकी खोज कब की गई, तो 1921 में, 1921 में इस शहर की खोज की गई, इस शहर की खोज की गई, सिंपल सी बात है, खोज की गई, ठीक। आगे देखते हैं, किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, रावी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे बसा था।
रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने किया। खोज कब की गई? 1921 में की। किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। ठीक है, तो देखा जाए तो मैंने आपको वन लाइनर के रूप में सारी बातें बता दी हैं। और देखते हैं यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से तांबे का पैमाना मिला है। तांबे का पैमाना, मेजरमेंट, जिसे मापने के लिए काम आता है, मेजरमेंट होता है आपके पास, स्केल होता है, वो पैमाना। तांबे का पैमाना मिला है। 6 कमरों वाला या कक्षों वाला विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार मिला है। 6 कमरों वाला विशाल अन्नागार मिला है। ठीक, इसके बाद मात्र देवी की मूर्ति मिली है। मात्र देवी की मूर्ति मिली है ना, जिसे क्या कहा गया है? उर्वरता की देवी कहा गया है। उर्वरता की देवी, मात्र देवी की मूर्ति को। और उसमें क्या है कि वह स्त्री के गर्भ से निकला पौधा है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा है। कौन? देखिए हुआ क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ एक आश्चर्यजनक चीज देखने को मिली थी कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसे क्या कहा गया है? उर्वरता की देवी कहा गया है। और उसे ही मातृ देवी की मूर्ति भी कहा गया है। एक मूर्ति के रूप में है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? अनाज उगाती है, खाने के लिए अन्न देती है, तो उसी प्रकार से उसको दर्शाया गया। तो इससे पता लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो तांबे का पैमाना मिला है, 6 कमरों वाला विशाल अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, उर्वरता, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा मिला है, इत्यादि चीजें कहाँ से मिली हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती हैं। इत्यादि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। तो ज्यादातर यही बातें हमें देखने को मिलती हैं। खोज किसने की है? तो सर जॉन मार्शल ने की है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर था, 1921 में इसकी खोज हुई है। रावी नदी के किनारे था। तांबे का पैमाना, 6 कमरों वाला विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब देखे जाए तो अनाज का एक भंडारण मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, उर्वरता की देवी जिसे कहते हैं, उस स्त्री के गर्भ से निकला पौधा भी मिला है। एक बात और, हड़प्पा वर्तमान में है कहाँ पर? तो हड़प्पा वर्तमान में यह शहर वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला, साहिवाल प्रांत भी बोल देते हैं, साहिवाल प्रांत में स्थित है। तो ये पता लग गया कि ये भारत में नहीं है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। प्राचीन भारत बताया मैंने आपको, मध्यकालीन भारत के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पहला टॉपिक है। प्राचीन भारत का 2500 से 1750 बीसी इसका टाइम पीरियड है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि बीसी वह समय है जो ईसा मसीह के पहले का है, और ईसा मसीह के बाद का एडी बोलते हैं, इसे ईसवी कहा जाता है। विक्रम संवत के बारे में बताया कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुई थी। शक संवत की शुरुआत 78 एडी में हुई थी, जो राजा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में मैंने बताया एक उदाहरण के तौर पर। ठीक है, वर्तमान में एडी को सी बोलते हैं, कॉमन एरा। बीसी को बीसी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक, उसके बाद मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बताया कि जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी स्थान मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, नदी चेनाब है, दक्षिण में दैमाबाद है, महाराष्ट्र में प्रवरा गोदावरी नदी किनारे है,
बलूचिस्तान वर्तमान में बोलते हैं, सुतकांगेडोर था। दासक नदी के किनारे, नदी का नाम क्या था? दास्क नदी, ठीक, पाकिस्तान में है। और आलमगीरपुर पूर्वी स्थान था, मेरठ के किनारे, हिंद नदी के किनारे। मेरठ शहर का नाम है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के नाम लिखवाए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, धौलावीरा, रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, सोरतभोई और मुंडीगाक, ठीक। और कुछ बहुत सारे स्थल थे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, उन्हीं पर फोकस किया जाएगा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर था। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा स्थल की खोज की गई थी, ठीक है। और 1921 में शहर की खोज की गई 1921 में। रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और तांबे का पैमाना 6 कमरों वाला विशाल अन्नागार मिला है, मतलब अन्न के भंडारण मिले हैं। उर्वरता की देवी भी मिली है, यहाँ से माता देवी की मूर्ति मिली है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा भी मिला है, ठीक है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच में मैंने सारी बातें बताने का आपको प्रयास किया, ठीक। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो दूसरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो बड़ा फेमस स्थल था, मूवी भी बन चुकी है मोहनजोदड़ो पर, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो काफी फेमस शहर है, हाँ है नहीं, अभी भी देखने को अवशेष मिलते हैं और वर्तमान समय में इतना है नहीं। तो मोहनजोदड़ो से सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है, ज्यादातर पूछता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ पूछा है, तो शाब्दिक अर्थ क्या पूछा जाएगा इसका? तो शाब्दिक जो अर्थ है मोहनजोदड़ो का वो क्या है? उसका नाम है मृतकों का टीला। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। तो मृतकों का इसे टीला कहा गया है। फिर पूछ ले किस भाषा में है, तो सिंधु नदी के किनारे है, तो सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा गया है। तो बड़ी एक सिंपल सी बात मैंने आपके साथ बता दी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि सिंधी भाषा को संविधान की 15वीं भाषा के रूप में 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो मूवी को आप देख लोगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि किस प्रकार की सभ्यता थी, किस प्रकार से नगर बसे हुए थे, कि कौन सा फेमस पशु था, है ना। तो सारी बातें आपको मूवी से समझ आ जाएगी। मूवी भी इसीलिए बनाई जाती है कि आप बेहतर तरीके से किसी भी विषय को अच्छे से समझ सके, ठीक। दूसरी बातें, और मूवी देखनी भी चाहिए आपको, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। शाब्दिक अर्थ का अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा के अंदर। फिर पूछेगा कि भैया वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के, कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, पाकिस्तान देश का नाम है तो वहां पे एक प्रांत है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। क्या नाम है? लरकाना जिले में। पूछे कि वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। अगली बात देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, तो वही बात आएगी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में आर डी बैनर्जी, कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है तो मैं इसका पूरा नाम भी लिखूंगा, आर डी बैनर्जी। तो आर डी बैनर्जी का नाम क्या है? राखल दास बैनर्जी। तो क्या नाम है? राखल दास, आर से राखल, डी से दास। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बैनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई, के द्वारा इसकी। देखिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बना सकते हैं अगर आप इनका अच्छे से लिखते हुए चलोगे अपनी नोटबुक वगैरह पर, तो अच्छे से नोट्स बन जाएंगे आपके। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में आर डी बैनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई, इसकी खोज की गई, खोज की गई, ठीक। आगे
किस नदी के किनारे है? जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर करने का काम करना है। आपसे मेरी बस एक ही गुजारिश होगी कि इस प्रकार के जो टॉपिक हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि लगातार क्लास होगी अब मेरी, तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा जो एग्ज़ाम में है अन्य भाई बहनों को भी मिल सके, मित्रों को मिल सके, तो आप इन्हें शेयर करने का काम करें। ये सबसे बड़ा नेक काम है। ठीक है, आपसे बस यही गुजारिश है कि आप इसको फैलाने का काम करें, शेयर करने का काम करें। ठीक है, आपके जैसे बहन भाई है वो भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी इस प्रकार से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। इसकी खोज कब हुई? तो 1922 में, सन 1922 में इस स्थल की खोज की गई। सन 1922 में इस स्थल की खोज की गई। सन 1922 में इस स्थल की खोज की गई। ठीक, आगे देखते हैं क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो यहाँ से मिला है पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। देखिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ बनकर तैयारी करते हैं, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से तैयारी करके बैठे सर ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में नहीं आता है, वो पढ़ाइए ये पढ़ाइए। अगर आप इतने ही ज़्यादा धुरंधर हैं तो आपको क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पक्की ईंटों के मकान मिले हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी, कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। पता नहीं कैसे इतिहासकार हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि ये बड़ी खुश है क्योंकि इसके फेस पर स्माइल है। कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति है जो त्रिभंग तरीके से खड़ी है, इस प्रकार से तीन तरफ से झुकी हुई है, कांसे में बनी हुई है और डांस कर रही है। एक हाथ में चूड़ियां हैं, दूसरा हाथ कमर पर है और स्माइल कर रही है। ये इतिहासकार बताते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है तो बता देना है मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और क्या बताना है? विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से भी विशाल अन्नागार मिला है, लेकिन ये अन्नागार हड़प्पा वाले से ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, वो ज़्यादा बड़ा था। विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार का मतलब है बाथटब, जैसे कि कुंड होता है, स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार का कभी मेजरमेंट बता देता हूँ क्या था। इस प्रकार से एक कुंड बना हुआ है, ठीक है, जिसकी गहराई 2.43 मीटर थी, गहराई 2.43 मीटर। लंबाई की बात करूं तो 11.88 मीटर थी। चौड़ाई की बात करूं तो 0.1 मीटर थी। तो ये चौड़ाई थी, ये लंबाई थी और ये गहराई थी। तो ये क्या है? विशाल अन्नागार, ये विशाल स्नानागार है, कुंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक दृश्य देखने को मिलता है। और क्या है? मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य, हाँ, एक पशुपति की मुहर मिली है, पशुपति मुहर मिली है यहाँ से। मतलब देखा जाए तो पशुपति एक प्रकार से शिव की आकृति का बना हुआ है, इस प्रकार से है कुछ। एक मोहर है जिसके तीन चेहरे इस प्रकार से है, बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो मोहर है जिसमें दो जानवर इधर हैं, दो जानवर इधर हैं, है ना, जैसे भैंसा है, गेंडा है ना, शेर है, वो बाघ है, शेर नहीं है बाघ है, भैंसा है, गेंडा है, बाघ है और हिरण है। ये हिरण है दोनों, भैंसा है और हाथी है। तो इस प्रकार से एक मोहर मिली है जो बड़ी फेमस है। इसे कहते हैं कि ये शिव का रूप है। इस प्रकार से मुझ पे बन नहीं पाया है, माफ करिएगा।
तो इस प्रकार से एक मुहर मिली है जो बड़ी फेमस है। तो पूछता है कि पशुपति मुहर की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, जिनको भगवान शिव का रूप माना गया है, उनको पूजा भी जाता था एक प्रकार से। और एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? पुरोहित की मूर्ति मिली है। एक पुरोहित मिले हैं। अब ये नहीं पता कि पुरोहित हैं राजा हैं। चेहरे पर दाढ़ी है हल्की सी, ठीक है ना, आधे शरीर पर शॉल ओढ़े हुए हैं। तो पुरोहित की मूर्ति कही है, राजा की मूर्ति पता ही नहीं लग पाया, लेकिन पुरोहित ही कहा जाता है, पुरोहित का वर्चस्व था। तो पुरोहित की मूर्ति है, पक्की ईंटों के मकान है, कांसे की नृत्यकी की मूर्ति है। सबसे इंपोर्टेंट पूछता है कि कांसे की नृत्यकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक, तो ये सारी बातें मोहनजोदड़ो के बारे में है। पक्की ईंटों के मकान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं, ठीक है। विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, पुरोहित की मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। तो ये सभी स्थल मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक टीला भी है जो कुषाण कालीन है। जो एक टीला है वो कुषाण कालीन टीला है, कुषाण कालीन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। जैसे हम वर्तमान में बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का, ना कि भारत का, जब बल्कि मोहनजोदड़ो का। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत के अंदर है। तो हमने दो टॉपिक्स की बात की है, हड़प्पा की भी बात कर ली, मोहनजोदड़ो की भी बात कर ली। एक लाइन और है इसके अंतर्गत। एक इतिहासकार थे, इतिहासकार इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि इतिहासकार का नाम है पिगट महोदय, पिगट महोदय। तो इतिहासकार पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, दोनों शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों शहरों को, दोनों शहरों को सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी या बहने कहा है। राजधानी, अच्छा, जुड़वा राजधानी या बहने कहा है। तो जैसे वर्तमान में क्या है, दिल्ली और बंबई है, भारत की एक आर्थिक राजधानी है तो एक राष्ट्रीय राजधानी है। तो उसी प्रकार से पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों शहरों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। तो दो से शहरों की बात कर ली है। इससे क्वेश्चन बाहर ना जाने की कोई संभावना नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर आएगा, सारा इसी में समट गया है, सारा का सारा, ठीक है। सारी बातें आगे देखते हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उससे पहले बहुत सारी बातें हो गई हैं। तीसरा शहर, तीसरे शहर की बात करते हैं, कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। कालीबंगा से भी प्रश्न पूछा जाता है, कालीबंगा। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कालीबंगा, बंगा मतलब क्या होता है? बैंगल्स, ठीक है। काली मतलब काले रंग की। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बता देना है। जैसे मोहनजोदड़ो का बताया था कि मृतकों का टीला, तो उसी प्रकार से कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स, काले रंग की चूड़ियां। और आपको पता है भाषा कौन सी चल रही थी? तो सिंधी भाषा चल रही है। तो किस भाषा में इसका अर्थ? ये सिंधी भाषा में कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां कहा गया है, ठीक। दूसरी बात, कालीबंगा वर्तमान में कहां पर है? तो देखिए, कालीबंगा वर्तमान में भारत के अंदर है। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य के, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले,
देखिए काफ़ी सारे जिले हैं राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ एक जिला है। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले, तो हनुमान पहले श्री गंगानगर में आता था, अब हनुमानगढ़ अलग हो गया है। तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है क्या, कालीबंगा। तो देखिए कालीबंगा से ज़्यादा राजस्थान में एक जगह है पीलीबंगा, तो पीलीबंगा ज़्यादा फेमस है कालीबंगा से। कभी अगर आपको जाने का मौका मिले तो कालीबंगा से ज़्यादा फेमस है पीलीबंगा। पहले पीलीबंगा गांव आएगा, फिर कालीबंगा आएगा। तो लोग वहाँ कालीबंगा को नाम को कम जानते हैं, पीलीबंगा को ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज आपसे पूछ लेते कि कालीबंगा से थोड़ा कम ही पूछता है, फिर भी मेरे बताने का कर्तव्य है। इसकी खोज बीबी लाल के इतिहास, ये खोजकर्ता थे, और बी के थापर के द्वारा की गई थी। बी के थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और एक व्यक्ति का नाम और देखने को मिलता है, उनका नाम है अमलानंद घोष। क्या नाम है? अमलानंद। तो ये तीनों नाम आपको पता हो, जैसे दयाराम साहनी थे और आर डी बनर्जी, उसी प्रकार से बीबी लाल। देखिए बीबी लाल अभी भी जिंदा हैं, 100 साल उम्र हो चुकी है। बी के थापर हैं, अमलानंद घोष हैं। तो इनके द्वारा कालीबंगा शहर की इसकी खोज बीबी लाल, बी के थापर, अमलानंद घोष के द्वारा की गई। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या है पूछी जाएगी अब, कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य का मतलब सबूत। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो उस समय पर पता लगता है कि कालीबंगा के अंदर कृषि की जाती थी। ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और क्या मिला है यहाँ से? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, काले रंग की चूड़ियां भी मिली है यहाँ से। और क्या मिला है? भूकंप का साक्ष्य, अर्थक्वेक, भूकंप का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे भूकंप भी आया था। अग्निकुंड मिले हैं, हवन करते हो तो अग्निकुंड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, मकान प्राप्त हुए हैं। और क्या है? भूकंप का साक्ष्य है, अग्निकुंड है, कच्ची ईंटों के मकान है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर घोड़े की हड्डियां भी पाई गई थी, ऐसा भी कहते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो जुते हुए, सबसे इंपोर्टेंट बात यही है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, ठीक है, क्लपिंग वगैरह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, भूकंप का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड मिले हैं, और कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। तो किसकी बात हो रही है सारी की सारी? कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं सारी चीजें। खोजकर्ता हो गए, है ना, राजस्थान राज्य में है, काले रंग की चूड़ियां हैं, ये सारी बातें कालीबंगा से हो गई। ठीक, आगे देखते हैं नए स्थल से। नए स्थल का नाम देखते हैं क्या है? लोथल। सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चौथा प्लेस क्या है? लोथल। देखिए कालीबंगा के बारे में आप एक लाइन और देख लेना कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो अगर ये नदी का क्वेश्चन पूछ ले कि किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम लिखना है आपको, घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी को एक नाम से और पुकारते हैं, घग्गर हाकड़ा। ठीक है, तो घग्गर हाकड़ा नदी के किनारे बसा हुआ था। घग्गर भारत में बोलते हैं, पाकिस्तान में जाकर के हाकड़ा हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रकार से बात देखने को मिलती है। तो लोथल, लोथल काफी बड़ा फेमस है, 3-4 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलते हैं लोथल से। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है लोथल से, लोथल किस राज्य में है? तो वर्तमान में
वर्तमान में गुजरात राज्य में, वर्तमान के गुजरात राज्य में है लोथल। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था ये, सबसे प्रसिद्ध। जैसे वर्तमान में है मुंबई है, विशाखापट्टनम है, तूतीकोरिन, एन्नौर, मंगलौर, कोचीन, तो उसी प्रकार से लोथल उस समय का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह। देखिए बंदरगाह की जगह एक शब्द और निकल के आता है, बंदरगाह। तो अगर बंदरगाह ना मिले तो क्या लगाना है, देखना है आपको, तो इसे बोलते हैं गोदी बाड़ा। गोदी बाड़ा भी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी, तो मुझे आपको बताते हुए चलना है कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल एग्जामिनर करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध गोदी बाड़ा कहिए, बंदरगाह कहिए, तो लोथल था, लोथल था। और आपको पता है कि गुजरात में समुद्र है, तो समुद्र के किनारे ही बंदरगाह होगा, ठीक है। तीसरी बात, नदी का नाम पूछे तो भोगवा नदी के किनारे, तो नदी का नाम है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लोथल किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, बसा हुआ था, ठीक। आगे देखते हैं लोथल के बारे में ही। तो वर्तमान में गुजरात राज्य में है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। ये भी उसी प्रकार की दर्जा रखता है, उसी प्रकार का दर्जा रखता है जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा रखते हैं। लोथल से, लोथल से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने उसमें लगाया था, तो लोथल से क्या मिला है, चावल का, चावल मतलब राइस, चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। सबसे पहले जो चावल के अवशेष हैं वो लोथल से प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 9 फसलों से परिचित थे, जिसमें चावल भी था, धान बोलते हैं जिसे। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि पानी की आवश्यकता चाहिए इसे। दूसरी बात, लोथल से ही जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली उच्च कोटि की प्राप्त हुई है, उच्च कोटि की प्राप्त हुई है। ड्रेनेज व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ पर, ड्रेनेज व्यवस्था बहुत अच्छी थी, प्राप्त हुई है। ऐसे नहीं कि वर्तमान में आधे घंटे बरसात हुई और पूरा शहर लबालब भर गया। यहाँ बरसात 4 दिन हो जाए या 10 दिन हो जाए या 5 मिनट हो जाए, पानी किसी भी प्रकार से सड़कों पर नहीं मिलेगा, नालियों में गंदगी नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछे कि जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था सबसे अच्छी कहाँ पर मिली है, तो लोथल के अंदर मिली है। तो वर्तमान में जब मोदी सरकार बनी थी तो 2015 में मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम भारत के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब इतना नहीं पता कि उन पे काम कितना चल रहा है, और उन्होंने यही बात कही थी कि जितनी भी चीजें होंगी वो मोहन सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर होंगी। जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था सबसे अच्छी लोथल के अंदर मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, ठीक। लोथल से अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है, अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए हैं, लोथल से अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से भी अग्निकुंड प्राप्त हुए थे, चावल का साक्ष्य मिला है, और जल निकासी प्रणाली उच्च कोटि की है, ठीक है। तो ये सारी बातें लोथल के बारे में है, गुजरात राज्य में है, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, भोगवा नदी के किनारे है, लोथल से चावल का साक्ष्य प्रथम प्राप्त हुआ है, जल निकासी प्रणाली उच्च कोटि की है, और अग्निकुंड भी लोथल से मिले हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न लोथल से पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बड़ा फोकस बता रहा हूँ और लिखता हुआ चल रहा हूँ कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो लोथल से पूरा शहर बहुत अच्छे से बसा हुआ था, सेक्टर वाइज था, इस प्रकार से पूरा ग्रिड पद्धति पर, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस प्रकार से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मकान
मुख्य सड़क पर न खुलकर, जैसे दरवाजे होते हैं, वर्तमान में क्या देखा है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि जब मकान बनाते हैं अपना, तो वो अपना दरवाजा मुख्य सड़क पर जरूर खोलते हैं जहाँ से आवागमन होता रहता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। चाहे दरवाजे हों, चाहे खिड़कियां हों, झरोके हों, जितने भी बनेंगे वो सब मुख्य सड़क पर न खुलकर अंदर की गली में खुला करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बात रह जाती है। तो लोथल के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो लोथल के लोग थोड़े जिद्दी थे, तो उन्होंने क्या किया कि लोथल एकमात्र ऐसा शहर था, लोथल एकमात्र ऐसा शहर था, मात्र ऐस मात्र शहर था जिसमें दरवाजे एवं खिड़कियां अंदर की गली में न खुलकर, अंदर की गली में न खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात सही भी है कि अंदर की गली में होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि मुख्य सड़क पे घर बनाते हैं और 4 सीढ़ी आगे बनाते हैं और आधी सड़क को घेर लेते हैं। ऐसे ही सामने वाला करता है तो 30 फुट की सड़क 20 फुट पर ही आ जाती है। तो वो समझते थे कि अगर एक व्यक्ति बनाएगा तो सामने वाला भी यही काम करेगा, तो वो अंदर की गली की तरफ ही मकान खोला करते थे, जिससे कि धूल वगैरह है या सामने वाला कोई व्यक्ति ये देखे ना कि घर में क्या चल रहा है। तो बड़े समझदार थे, आजकल की तरह नहीं कि पूरा दरवाजा घेर लिया, सड़क घेर लिया, ठीक है ना। तो लोथल के लोग इस बात से परिचित नहीं थे, वर्तमान जैसे लोग ही थे यहाँ पर भी। तो लेकिन अन्य स्थलों से ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। सभी शहरों के अंदर, चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, चनहुदरो हो, सुरकोटदा हो, सभी में दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुला करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है।